Hello everyone, it's Anjali Mathur and welcome back to my channel World of English with Anjali। आज का हमारा जो कंटेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ब्स। बट प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये भी एक लेंथी टॉपिक है और इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप एंड तक बने रहिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारी चीजों को आगे जाके कवर करने में हमारी हेल्प करेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट with the topics. So verbs, what is a verb? Here I have written a definition. मैंने यहाँ definition लिखा है a word that shows an action is called a verb। मतलब वो ऐसा word जिससे हमारे actions पता चलते हैं उन्हें हम verb कहते हैं। ओके, अब actions जैसे हम कुछ करते हैं, actions किसे कहते हैं? जैसे हम कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं, उन्हें हम verb कहते हैं। ठीक है, तो actions भी हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जो हम करते हैं उन्हें भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हमारी एक्टिविटीज को। जैसे कि मैंने यहाँ पे तीनों कैटेगरीज लिखी हुई है, फिजिकल, मेंटल और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी हमारे एक्शंस भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, यही नहीं कि हम सिर्फ खा रहे हैं पी रहे सिर्फ वो एक्शन है, और भी एक्शन है जैसे मेंटल और स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, तो पहले हम समझते हैं फिजिकल एक्शन को। फिजिकल एक्शन आर दोज एक्शन विच इन्वॉल्व्स बॉडी मूवमेंट। मतलब फिजिकल एक्शन हम उन्हें कहते हैं जिनमें हम अपने बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, मतलब इसके मूवमेंट को हम इन्वॉल्व करते हैं। जैसे हम भागते हैं, चलते हैं, खाते हैं, गाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, बोलते हैं। ये सब हम कैसे कर रहे हैं? ये सब हमारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू हम करते हैं, इनके हेल्प के थ्रू करते हैं। जब हम चलते हैं वी टेक द हेल्प ऑफ आवर लेग्स, आवर बॉडी मूवमेंट्स आ जाए। जब हम खाते हैं वी टेक द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स एंड माउथ। ओके, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हम इसे फिजिकल एक्शन के कैटेगरी में लाते हैं। टू अंडरस्टैंड मोर आई विल राइट द डेफिनेशन हियर ऑफ फिजिकल। इट इन्वॉल्व्स बॉडी movement. Okay, for example, walk, run, sleep, eat, etc. एक्चुअली हमारे बहुत से एक्शंस हैं, ठीक है, तो वी कांट काउंट इट जो हम करते रहते हैं। ओके, लाइक इफ आई एम टिकलिंग, आई एम ईचिंग, दीज आर आल्सो सम एक्शंस ओनली। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट, दिस इज मेंटल एक्टिविटी। अब मेंटल एक्टिविटी हम किसे कहते हैं? मेंटल एक्टिविटी में हमारा कोई भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इनफैक्ट हमारा माइंड या फिर हमारा हार्ट इन्वॉल्व होता है, उन्हें हम मेंटल एक्टिविटीज कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन एक्टिविटीज में हमारे बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, वी ओनली इन्वॉल्व आवर माइंड एंड हार्ट, दोज एक्शंस आर नोन एज मेंटल एक्शंस। अब भाई अगर हम मेंटली भी कुछ कर रहे हैं तो वो भी तो एक वर्ब हुआ। वर्ब होता क्या है? एक्चुअली वर्ब का मतलब ही होता है कुछ करना। अब उसमें जरूरी थोड़ी है कि हम अपने बॉडी पार्ट से ही कुछ कर रहे हैं, हम अपने दिमाग से भी तो करते हैं। लाइक अगेन आई एम राइटिंग व्हाट इज मेंटल। इट डजंट इन्वॉल्व बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट, इसमें कोई बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, इट इज डन बाय माइंड और बाय हार्ट। एग्जाम्पल, थिंक, लव, recognize, need, etc. तो ये सारे वर्ड्स हमारे मेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वो वर्ड्स जिसमें हम अपने आउटर बॉडी पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं लाते, मूवमेंट नहीं होते, इन्वॉल्व होते, उसमें हमारे माइंड या हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट उसके थ्रू भी हम कुछ कर रहे हैं। जैसे थिंक मतलब सोचना, ठीक है, लव, रिकग्नाइज, नीड, ये सब के लिए हम अपने दिमाग या हार्ट का यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड एक्शन, थर्ड काइंड ऑफ एक्शन, एंड दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम इन दोनों फिजिकल या मेंटल एक्टिविटीज में नहीं लाते, वो एक्चुअली सिचुएशन को रिफर करते हैं। दीज वर्ड्स रिफर्स टू सिचुएशन।
अब सिचुएशन को रिफर करना मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये टाइम को रिफर करते हैं, यानी कि अगर हम दूसरे तरीके से ले तो ये टेंस को रिफर करते हैं, जिसमें ज्यादातर हेल्प हमारे टू बी वर्ब्स करते हैं। अब टू बी वर्ब्स किसे कहते हैं या टू बी वर्ब्स के एग्जाम्पल क्या है, ये है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू एक्सेट्रा। ओके, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे टू बी वर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम स्टेट ऑफ बीइंग एक्शन में इंक्लूड करते हैं। अब देखिए, ये हमारे, मैंने अभी आपको बताया कि ये स्टेट ऑफ बीइंग मतलब सिचुएशन को रिफर कर रहे हैं। अब कैसे सिचुएशन को, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा शी इज सिंगिंग। अब इस सेंटेंस में देखा जाए तो हम अगर एक्चुअल वर्ब की बात करें तो सिंगिंग हमारा एक्चुअल वर्ब है। क्यों? क्योंकि सिंगिंग में हमारे बॉडी पार्ट के मूवमेंट इन्वॉल्व है। क्यों? हम कैसे गाते हैं? अपने मुंह से। तो व्हाट इज दैट? सिंगिंग। लेकिन इसमें अगर ये इस की बात की जाए तो इस तो हमारे सिचुएशन को रिफर कर रहा है, यानी कि देखा जाए तो इस तो हमारे टाइम को रिफर कर रहा है। शी इज सिंगिंग, वो गा रही है, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम को रिफर कर रहा है। ये इज हमारे प्रेजेंट टाइम के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या कर रहा है? ये इनडायरेक्टली हमारे सिचुएशन को रिफर कर रहा है। तो ये हमारे 3 हो गए कैटेगरीज एक्शंस के, जिन्हें आप प्रॉपरली समझ लीजिए। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब तक हमने एक्शंस को 3 कैटेगरी में बांटा था, यानी कि हमारे वर्ब्स जो हम काम करते हैं उनकी 3 कैटेगरी थी। अब हम जानते हैं कि वर्ब्स होते कितने टाइप के हैं। वर्ब्स आर एक्चुअली ऑफ 3 टाइप्स। वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज मेन वर्ब। नाउ व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब के कैटेगरी में क्या आता है? अभी मैंने बता तो दिया कि 3 तरीके के एक्शंस होते हैं। उसमें अगर हम देखें तो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज को हम मेन वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो मेन वर्ब हमारा देखा जाए तो रूट वर्ब हो गया, लाइक वॉक, रन, थिंक, ये सारी चीजें, ये सारे वर्ब जिसमें हम अपने, ये सारे एक्शंस जिसमें हम अपने बॉडी के पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं और हमारे मेंटल पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, वो सारे हमारे मेन वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ओके, और सेकंड पार्ट आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखिए, मेन वर्ब में तो मैंने एक्शन की 2 कैटेगरी को इन्वॉल्व कर दिया, जो मैंने अभी आपको बताया, फिजिकल कैटेगरी और मेंटल कैटेगरी। मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों टाइप की एक्टिविटीज जो हम करते हैं वो हमारे मेन वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अब जब हम ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, इसे हम ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, इसमें हम किन टाइप के वर्ब्स को इन्वॉल्व करते हैं? अभी जो मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग जो सिचुएशन को रिफर करते हैं, वो सारे वर्ब्स हमारे ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। जैसे आपका इज, एम, आर एक्सेट्रा। बिकॉज अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट लेंथी। ये सारे हमारे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में। इसका मैं और अच्छे से आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगी जब हम अपने टेंस को पढ़ेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ब्स भी होते हैं उसमें। ओके, एंड थर्ड पार्ट ऑफ वर्ब इज, थर्ड काइंड ऑफ वर्ब इज मॉडल ऑक्सिलरी। Now what is model auxiliary verbs? Model auxiliary verbs वो होते हैं जो कि हमारी possibility, हमारी necessity, हमारे request, हमारी ability के लिए यूज किए जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ इसका थोड़ा सा, बिकॉज ये दोनों तो फिर भी मैंने आपको समझा दिया, ये मैं समझा देती हूँ। possibility, ability, necessity, रिक्वेस्ट, तो वो वर्ड्स जो हमारे इन सारे सिचुएशंस को बताते हैं उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। देखा जाए तो ये भी आपके स्टेट ऑफ बीइंग
उन एक्शंस में ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि स्टेट ऑफ बीइंग में जो एग्जांपल्स है वो थोड़े ज्यादा हैं, वो आपके उसी एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग के जो एक्शंस है, जो वर्ड्स हैं, जो वर्ब्स हैं, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ गए या ऑक्सिलरी, और एक आपका मॉडल ऑक्सिलरी आ गया, जिसमें हमें पता चलता है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, वो वर्ड्स जो हमें इन सारी कैटेगरीज को दिखाने के लिए हेल्प किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं, उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। अब वो कौन से वर्ड है जिन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं? लाइक कैन, कुड, शुड, मस्ट, माइट, एटसेट्रा, बिकॉज हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज भी बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। लाइक शी कैन सिंग वेल, शी कैन सिंग वेल, ये भी देखा जाए तो एक सिचुएशन बता रहा है। ये क्या सिचुएशन बता रहा है? ये बता रहा है एबिलिटी को, कि वो अच्छा गाना गा सकती है। तो ये इसमें क्या शो किया? ये कौन सी सिचुएशन को शो कर रहा है? कि एबिलिटी। ओके, और इसमें मेन वर्ब हमारा क्या हो गया? दैट इज सिंग। और ये कैन हमारा क्या हो गया? दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी। अगेन आई एम टेलिंग यू, state of being words or verbs are divided here into two categories. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जो कि आपके एक हेल्पिंग वर्ब में आता है और आपके एक मॉडल ऑक्सिलरी में। हेल्पिंग वर्ब आपके ज्यादातर टाइम को रिफर करता है या फिर अक्सर ही टाइम को रिफर करने के लिए, और ये हमारे इन सब चीजों को रिफर करता है, जैसे पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ये हमारी सिचुएशन बताता है। ओके, तो ये हमारे तीन वर्ब्स आते हैं, जो कि तीन काइंड ऑफ वर्ब्स है, जिन्हें जानना बहुत जरूरी होता है। ऑलरेडी मैंने एक्शन का तीन कैटेगरी बताया, और उन कैटेगरीज को, उन एक्शंस को मैंने यहाँ तीन मेन वर्ब्स मींस ये तीन काइंड्स ऑफ वर्ब्स में आपको इंक्लूड करके बता दिया। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारे एक्शंस कितने टाइप के होते हैं, फिर उन एक्शंस को मैंने ऑलरेडी तीन टाइप के वर्ब में इंक्लूड कर दिया, डिवाइड करके। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि वर्ब के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं। बट एक चीज और समझिएगा, ये जो मैं आपको फॉर्म्स पढ़ाने वाली हूँ, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये सिर्फ आपके मेन वर्ब के होते हैं, आपके ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के नहीं होते। ओके, अब एक्चुअल में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म काम कहाँ करते हैं, ये अभी भी मैं आपको बता देती हूँ, बट इसको और बेटर तरीके से मैं आपको तब बताऊंगी जब हम टेंस पढ़ेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वर्ब ही इतना लेंथी है कि मैं उसमें टेंस ऐसे कैसे इंक्लूड कर सकती हूँ। तो हम अभी समझते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होता है, ये एक्चुअली होता क्या है। देखिए, हम अपने मेन वर्ब्स को 3 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, गो। गो इज अ वर्ब, जाना मतलब एक वर्ब होता है। अब सेकंड, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ओके, अब ये सेकंड और थर्ड फॉर्म ये है क्या, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, ओके, यानी कि जो समय चल रहा है, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम इस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, आई गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। प्रेजेंट टेंस का मतलब ही होता है कि वो काम जो हम या तो रोज करते हैं या फिर जो टाइम है प्रेजेंट का उसकी बात कर रहे हैं, तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म वेंट, हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, जैसे गो को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, वेंट को हम पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि जो काम हम कर चुके हैं। ओके, तो उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि वेंट, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है। ओके, गॉन, गॉन हम किस टाइम पे यूज करते हैं, गॉन भी हमारे एक टेंस में आता है, जो कि परफेक्ट टेंस हम कहते हैं, पास्ट परफेक्ट हम कह सकते हैं इसे, तो उसमें हम गॉन का यूज करते हैं। ठीक है, शी हैड गॉन टू स्कूल। अब ये पास्ट परफेक्ट क्या है, ये जो मैं आपको टेंस बताऊंगी तो मैं बहुत इलैबोरेट करके आपको बताऊंगी, वहां आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं, एक्चुअली मेन वर्ब तो जो रूट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, जिस बेस फॉर्म का मतलब होता है एक्ट
एक्चुअल वर्ब। एक्चुअल वर्ब तो हमारा गो है, लेकिन ये वेंट और गॉन क्या कर रहा है, ये वेंट और गॉन हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम अपने टाइम को मीन्स इधर उधर शफल करते हैं तो उसमें हम वेंट और गॉन का यूज करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसमें हमारे कभी कभी ईडी भी लगता है, जैसे मैंने यूज किया सर्च, ये एक मैंने वर्ब ले लिया, सर्च यानी कि ढूंढना। ओके, इसका सेकेंड फॉर्म हो गया सर्च्ड और इसका थर्ड फॉर्म हो गया सर्च्ड अगेन। मैंने ये वर्ड क्यों लिया एग्जाम्पल में, मैंने ये वर्ड इसलिए लिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे जैसे गो का वेंट हो गया और यहाँ पे गॉन हो गया, तो यहाँ पे देखा जाए तो सर्च का क्या हो गया, सर्च्ड, और ये सर्च्ड। ऐसे ही मैंने एक और लिया थिंक। ओके, तो इसका क्या हो गया, थॉट, अगेन अ थॉट। तो ये क्या है, ये हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके हमारे सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं एक और ले लेती हूँ, ईट। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। अब आप देख सकते हैं यहाँ NE लास्ट में आया है, यहाँ EN से एंड हुआ है, यहाँ ED है और यहाँ T है। ओके, तो ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ये क्या है, ये एक्चुअली हमारे सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम अपने मेन वर्ब को, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हम हमारे स्टेट ऑफ बीइंग जो वर्ड्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म में डिवाइड नहीं करते, हम सिर्फ अपने मेन वर्ब्स को डिवाइड करते हैं, जिसमें मैंने आपको देखा जाए तो फिजिकल एक्शन भी बताया, गो वेंट गॉन जाना, और मेंटल एक्शन भी बताया, थिंक थॉट एंड थॉट। तो अगर आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि वर्ब क्या होता है, एक्शंस कितने टाइप के होते हैं, वर्ब कितने काइंड के होते हैं, और वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं। ओके, तो वो भी मैंने आपको बताया कि फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ मेन वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्बल्स की। अब वर्बल्स होता क्या है पहले ये समझिए। वर्बल्स जो है वो वर्ब से ही बनता है, ठीक है, वो वर्ब से ही फ्रेम किया जाता है, लेकिन उन वर्ड्स को हम या तो कभी नाउन या एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं। होता तो वो वर्ब ही है, वही सारे वर्ड्स जिन्हें हम वर्ब में यूज करते हैं, लेकिन हम उसे बोलते कि हम उसका जब यूज कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में यूज होता है, या तो वो नाउन के फॉर्म में यूज होता है या फिर एडजेक्टिव के। तो इसके लिए मैं आपको लिख देती हूँ, इट इज यूज्ड एज अ नाउन और एडजेक्टिव in a sentence। ओके, नाउन या एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके, तो ये होते हैं हमारे वर्बल्स। अब जानते हैं कि वर्बल्स कितने टाइप के होते हैं। वर्बल भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल और जेरेंड्स। तो पहले हम समझते हैं इन्फिनेटिव्स को। ओके, इन्फिनेटिव्स हमारे वो वर्ब होते हैं जो कि बेस फॉर्म जो होता है, यानी कि मैंने एक्चुअल वर्ब जब अभी आपको बताया था कि जो एक्चुअल फॉर्म होता है वर्ब का, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जब हम अपने सेंटेंस में वर्ब के बेस फॉर्म को यूज करते हैं उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। बेस फॉर्म क्या होता है, जैसे जिससे हमारा, अभी मैंने जब आपको फॉर्म बताया था कि 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें हमारा पहले मान लीजिए मैंने लिया था गो, वेंट, गॉन। तो एक्चुअल में ये जो वेंट और गॉन बना, ये बना तो इस बेस वर्ब से है, तो हमारा बेस वर्ब क्या हो गया, गो हो गया। तो जब हम अपने सेंटेंस में बेस वर्ब को यूज करते हैं फॉर्म के, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लिखा ना कि हम उसे एज अ नाउन और एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, तो क्या ये जो गो है ये हमारा इन्फिनेटिव है?
नहीं, ये तो हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा एक्चुअल वर्ब है। क्यों? बिकॉज ये तो हमारे एक्शन को बता रहा है, ये एक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये तो हमारा मेन वर्ब हो गया। लेकिन अगर इसे हमें वर्बल में चेंज करना है, यानी इंफिनिटिव में, जो कि नाउन या एडजेक्टिव के रूप में आए, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? वी लव टू गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में देखिए, वी लव टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना पसंद है। अब हमारा यहाँ मेन वर्ब क्या है जो हम कर रहे हैं? करने का काम हमारा ये लव वर्ड कर रहा है, जो कि एक मेंटल एक्टिविटी है। अब इसमें देखा जाए तो ये गो वर्ड मैंने यूज किया, ये भी हमारा वर्ब है, लेकिन ये हमारा इंफिनिटिव हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये हमारे नाउन का काम कर रहा है, वी लव टू गो टू स्कूल, तो दिस विल बी कॉल्ड अ वर्बल और इंफिनिटिव। ओके, बिकॉज मेन वर्ब का काम तो हमारे इस वर्ड ने किया, दैट इज लव। ओके, अब हम जानते हैं कि हम अपने वर्ब को वर्बल यानी कि इंफिनिटिव की बात कर रहे हैं, हम उसे इंफिनिटिव में कैसे उसे हम कन्वर्ट करें। तो इंफिनिटिव्स हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज टू इंफिनिटिव एंड सेकेंड इज bare infinitive. In to infinitive, we use to before a main verb. टू इंफिनिटिव में हम हमेशा मेन वर्ब बेस वर्ब के पहले टू का यूज करते हैं। टू गो, टू लर्न, टू टॉक, टू ईट, तो ये क्या हो गया? हमारे टू को शो कर रहा है, मीन्स हमारे टू इंफिनिटिव बताता है जिसमें हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, अब पहले आप इंफिनिटिव के बारे में एक और चीज जान लीजिए। इंफिनिटिव में एक्चुअली इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंस में तीनों के बारे में आपको बताती हूँ। तीनों में हमारे टेंस का, अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस का उतना कोई रोल प्ले नहीं होता। अब इंफिनिटिव में स्टार्ट करती हूं मैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे तो एक सेंटेंस लिया था, वी लव टू गो टू स्कूल। फिर मैंने एक और सेंटेंस लिया, वी लव्ड टू गो टू स्कूल। अब पहले मैंने लव वर्ड यूज किया था जो कि हमारे प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा था। अब मैंने लव्ड ये डी इसमें ऐड कर दिया। अभी मैंने आपको बताया ना सेकंड फॉर्म, वी लव्ड टू, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लव हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, लव्ड हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो ये क्या हो गया? हमारे पास्ट टेंस को शो कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, हमारा जो टू इंफिनिटिव था उसमें भी टू गो ही था और इसमें भी टू गो ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम का इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, टू इंफिनिटिव पे हमारे कोई भी इफेक्ट टाइम का नहीं हुआ। और एक चीज आप समझिएगा, जब हम इस इंफिनिटिव की बात करते हैं, चाहे वो बेयर इंफिनिटिव हो चाहे वो टू इंफिनिटिव हो, इसमें हमेशा जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो वो बेस फॉर्म में होता है। बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। हम कभी भी गो को मतलब उस हम टू वेंट नहीं लिख सकते या टू गॉन नहीं लिख सकते। टू के बाद हम हमेशा बेस फॉर्म लिखते हैं। इनफैक्ट अभी जब मैं बेयर इंफिनिटिव भी बताऊंगी उसे पहचानने का तरीका, उसमें भी हम हमेशा बेस फॉर्म लिखते हैं। यानी कि इंफिनिटिव में हम हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म, विदाउट एडिंग एनी एस और ई एस। हम उसमें कोई एस या ई एस नहीं यूज करते। ओके, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूं। शी थिंक्स शी इज स्मार्ट। शी थिंक्स शी इज स्मार्ट। अब यहाँ पे ये थिंग्स क्या है? हमारा मेन वर्ब है, कोई इंफिनिटिव नहीं है। लेकिन ये मैंने एस यूज कर लिया तो ये हमें शो कर रहा है कि ये एस यूज हम तब करते हैं जब हम सिंगुलर फॉर्म, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने थिंग्स, अगर इसी को मैं इस ऐसे लिखती, शी लव्स टू थिंक ऑफ हर सेल्फ।
शी लव्स टू थिंक ऑफ हरसेल्फ, यानी कि उसको अपने बारे में सोचना बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं मैंने इस लव में इस एस को ऐड कर लिया, बिकॉज हमें ये शो करना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। लेकिन थिंक में मैंने कोई एस या ईएस नहीं ऐड किया, क्योंकि उसके पहले मैंने टू लगा दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव। अब क्योंकि ये हमारा टू इन्फिनेटिव है, तो इसमें हमारा वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बेयर इन्फिनेटिव। इन बेयर इन्फिनेटिव वी यूज models before a main verb. Again I'm writing the same. We use models before a, फिर भी मैं लिख देती हूँ, a main verb। जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हम उन्हें यूज करते हैं। ओके, तो वो भी अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी हो गया कैन और कुड। अब कैन हमारे प्रेजेंट को शो कर रहा है, कुड हमारे पास्ट को शो कर रहा है, ये दोनों ही हमारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं। अब इन दोनों से मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। शी कैन सिंग वेल, शी कुड सिंग वेल। अब आप देखिए, यहां मैंने मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया और अपने मेन वर्ब को भी यूज किया, लेकिन ये कैन तो हमारा प्रेजेंट बता रहा है, कुड हमारा पास्ट बता रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो ये जो मेन वर्ब है सिंग, इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पहली बात, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये मॉडल के बाद यूज हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली बेयर इन्फिनेटिव हो गया। अब क्योंकि वो बेयर इन्फिनेटिव है, तो वो हमारा टाइम के साथ चेंज नहीं होता, वो हमारा एज इट इज ही रहेगा। भले उसके पहले जो हमारा वर्ब फॉर्म है, चाहे वो मेन वर्ब का फॉर्म हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म हो, चाहे वो आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म हो, वो भले आपके टाइम को शो करे, लेकिन उसके बाद अगर हम अपने बेयर इन्फिनेटिव को बेयर वर्ब को यूज करते तो उसके फॉर्म को हम चेंज नहीं करते, उसको टाइम के साथ हम चेंज नहीं करते। शी कुड सैंग वेल, नो, शी कुड सिंग वेल। सिंग सिंग ही रहेगा, चाहे वो कैन में यूज हो चाहे वो कुड में यूज हो। तो ये होते हैं हमारे इंफिनिटिव्स, टू इंफिनिटिव and bare infinitive, and in both we use the base form of a verb, base form। base form का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया। Now talking about participle, participle भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज past and second is present। अब पास्ट का मतलब ही आप समझ चुके हैं कि हमारे पास्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन पास्ट में भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं करते, हम पास्ट किसकी बात करें, परफेक्ट की। तो इसे आप पार्टिसिपल को इस वाले को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल होते क्या हैं, जो मैंने अभी आपको वर्ब के 3 फॉर्म बताए थे, तो जो थर्ड फॉर्म होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में हम अपने वर्ब में क्या ऐड करते हैं, ईडी, डी, ईएन, एनई, टी एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम अपने वर्ब में ऐड करते हैं और वो क्या बन जाता है, वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे कि फिर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, गो, वेंट, गॉन। अब अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे तीनों फॉर्म मैंने लिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये तो हमारा कहीं से नहीं आता पास्ट पार्टिसिपल में, गो। अब वेंट और गॉन में जब हम बात करें तो हमारा ये वेंट जो है ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। और जब हम गॉन की बात करें तो गॉन हमारा क्या हो जाता है, गॉन हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि पास्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा पार्टिसिपल कहलाता है, और पार्टिसिपल यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो ये गो, वेंट, गॉन में हमारा पार्टिसिपल क्या हो गया, गॉन। अब इसके एंड में आप देखिए एन ही आ रहा है, ठीक है। इसके जगह हम ऐसे भी कुछ वर्ड्स ले सकते हैं, डेल्ट, सर्च। अभी सर्च मैंने आपको बताया था, सर्च। अब देखा जाए तो सर्च हमारा सेकंड फॉर्म में भी यूज होता है, थर्ड फॉर्म में भी यूज होता है, लेकिन हमने यहाँ पे भाई जो अब सेम है तो हम सर्च ही यूज करेंगे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जो कि हमारे पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल हमारा रिकॉग्नाइज किससे किया जाता है? या परफेक्ट हैड, ये हैड होता है जो हमें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। अब इसका एक एग्जांपल आप ले लीजिए, शी हैड गॉन टू स्कूल, ये तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये हैड हमारा पास्ट से दिखा रहा है। अब इसमें मैंने ले लिया शी हैज गॉन टू स्कूल, तो इसको आप पास्ट की जगह आप इसे परफेक्ट पार्टिसिपल भी यूज करते हैं। और शी विल हैव गॉन टू स्कूल। अब आप समझिएगा, मैं आपको फिर क्या समझा रही हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो वर्बल है ना, इनके ऊपर टेंस का यानी कि टाइम का कोई असर नहीं होता। आप कोई भी टेंस की बात करिए, लेकिन इनके जो फॉर्म्स होते हैं ये कभी चेंज नहीं होते, ये एज इट इज ही रहेंगे। अभी मैंने आपको टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव में समझाया, यानी कि इन्फिनेटिव में समझाया। अब मैं पार्टिसिपल में आती हूँ। अब जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा शी हैड। हैड हमारा कब यूज होता है? पास्ट परफेक्ट में। शी हैज हमारा कब यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। शी विल हैव हमारा कब यूज होता है? फ्यूचर परफेक्ट में। देखा जाए तो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 अलग टाइम है, लेकिन आपका ये जो पार्टिसिपल है, इसे मैंने बोला कि आप पास्ट की जगह इसको अगर आप परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, पास्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ईडी, डी, ईएन लग जाता है, इसलिए तो इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि यहाँ पे ये तीन टाइम क्लॉज दिए गए हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट ये जो आपके वर्ब हैं वो चेंज नहीं हुए, तीनों के तीनों में सेम है, गॉन, गॉन एंड गॉन, वो चेंज होंगे ही नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि ये हमारे पार्टिसिपल हैं। ओके, तो ये होता है हमारा पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि टाइम के साथ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कोई भी वर्बल टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ओके, तो ये हमारा पहला पार्टिसिपल था। अब आते हैं हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल पे। प्रेजेंट का मतलब, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं? वी एड ing। जब हम किसी वर्ब में ing ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। सिंगिंग, कुकिंग, गोइंग, डांसिंग, जब हम अपने मेन वर्ब में बेस फॉर्म में ing ऐड करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। एग्जाम्पल में मैं फिर दे देती हूँ, गोइंग, कुकिंग, डांसिंग एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं इसे फिर आपको उस तरीके से समझाती हूँ कि ये जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये भी हमारे टाइम के साथ नहीं चेंज होता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग। ओके, शी वॉज सिंगिंग and she will be singing। तो ये क्या हुआ? is, was, will be is showing you the time, present, past, future, but singing is at its place, it has not been changed, वो चेंज ही नहीं हुआ। हमारे इस टाइम के साथ भी हमारा ये ing फॉर्म है वो चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर मैं आपको समझाती हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल रिकॉग्नाइज करने का तरीका ही है ing फॉर्म। ओके, इन बेस वर्ब। अब ये तो था आपका पार्टिसिपल जो मैंने आपको बताया, एक हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, दूसरा हो गया प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं जेरेंड्स की। अब जेरेंड्स जो है इसमें भी वी एड ing, इसमें भी हम ing ही ऐड करते हैं अपने बेस वर्ब में। ओके, लेकिन अब यहाँ पे भी ing है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ing है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फॉर्म हमारा
प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कौन सा आईएनजी हमारा जेरेंड है। तो जब हम जेरेंड की बात करते हैं तो जेरेंड हमेशा सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। वो वर्ब जिसमें आईएनजी ऐड करके हम उसे नाउन बना देते हैं उसे हम जेरेंड कहते हैं। जैसा मैं आपको फिर एक एग्जांपल देती हूँ, ही इज स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग। अब ये स्मोक तो एक वर्ब हो गया, स्मोकिंग, इसमें मैंने आईएनजी ऐड कर दिया। अब आप समझिए ये स्मोकिंग वर्ड जो है वो हमारा जेरेंड नहीं है, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि उसके पहले हमने नॉर्मली एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं जेरेंड की, अब हमें इसी स्मोकिंग को नाउन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसे कैसे कन्वर्ट किया, स्मोकिंग इज injurious to health, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये स्मोकिंग एक्चुअली कोई कर नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ, स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए इंजूरियस है, हानिकारक है। तो यहाँ ये जो स्मोकिंग वर्ड है ये हमारे जेरेंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, जेरेंड का। और यहाँ जो स्मोकिंग वर्ड है वो हमारे देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, क्योंकि ये एक वर्ब के बाद आया है। ठीक है, और जरूरी नहीं है ये भी वर्ब के बाद आ सकता है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करता। ये जब आईएनजी फॉर्म हमारे सेंटेंस में नाउन का काम करता है तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। तो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट आल्सो एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जानना वर्ब्स में वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। बट इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूं। प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स दूसरे होते हैं, वर्बल्स दूसरे होते हैं। नहीं, एक्चुअली जो मैंने आपको एक्शंस बताए, चाहे वो मेन वर्ब हो, मेन वर्ब स्पेशली हम लेते हैं, वो सारे ही हमारे इन सब कैटेगरीज में घूम फिर के आ रहे हैं। मैंने आपको वर्बल में बताया कि हमारे ये जो मेन वर्ब्स होते हैं वो नाउन और एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं सेंटेंसेस में, तो उन्हें हम वर्बल्स में काउंट करते हैं। अब जब हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात करें तो ये एक्चुअली हमारे रोल प्ले करते हैं। वर्ब्स यहाँ पे भी वही सब हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्रांजिटिव का रोल प्ले करते हैं और कुछ वर्ब्स हमारे इंट्रांजिटिव का रोल प्ले करते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस ऑफ द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है। एक और चीज जान लीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अक्सर हमारे ज्यादातर नाउन या प्रोनाउन ही माने जाते हैं। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे कहते किसे, वो हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो जिन सेंटेंसेस में या जिन वर्ब्स के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ओके, तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसा इसे प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। द टीचर gave me a new notebook. The teacher gave me a new notebook. अब यहाँ पे आपका जो वर्ब है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब, ये gave है। ठीक है, टीचर ने मुझे एक न्यू नोटबुक दिया। ठीक है, अब इसमें आप ये मैटर नहीं कर रहा कि ये गेव हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। हमारा वर्ब क्या है, वो गेव है। ठीक है, तो टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया। टीचर जो अब सब्जेक्ट ने एक काम किया, दिया। ठीक है, और क्या दिया, टीचर ने मुझे एक नोटबुक दिया। अब ये मी क्या हो गया, हमारा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मी हमारा प्रीपोजिशन है, सॉरी प्रोनाउन है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और न्यू नोटबुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि टीचर ने मुझे एक नोटबुक दिया। तो ये गेव, अगर इसकी जगह मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इतना ही लिखती, द टीचर गेव। ठीक है, तो ये हमारा पहली बात, ये सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है।
ठीक है, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बन रहा। क्यों? टीचर गेव, व्हाट डिड टीचर गिव, टीचर ने दिया क्या, व्हाट डिड टीचर गिव, क्या दिया, क्वेश्चन फॉर्म हो गया। यानी कि हमारा सेंटेंस जब कंप्लीट नहीं होता तो हमारा ऑटोमेटिकली क्वेश्चन रेज हो जाता है, द टीचर गिव, व्हाट डिड टीचर गिव। तो ये क्या है? ये सेंटेंस ही हमारा इनकम्प्लीट है। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। द टीचर गेव मी, सॉरी एक बुक ही लिख देती हूँ, द टीचर गेव मी अ बुक। यानी कि हमें इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जरूरी नहीं है, या फिर जरूरी नहीं कि आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों रखो, मैं खाली बस इतना भी लिख सकती हूँ, द टीचर गेव हर अ बुक। सॉरी, ये सेंटेंस में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से सेंटेंस है जिसमें हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से काम चल जाता है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस वर्ब के बाद तो मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी ना। बिना इस ऑब्जेक्ट के हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट था, यानी कि सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था और एक क्वेश्चन रेज हो जा रहा था। तो जब हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करने की जरूरत पड़ी तो हमें एक ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब जब हमें एक वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। एंड उसी का अपोजिट मैंने यहाँ लिखा है, इट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है। इसकी जगह कभी कभी हमारा जो सेंटेंस है ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। जब हमारा इन ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो उसके बाद हम वर्ब के बाद हम कॉम्प्लीमेंट को यूज कर सकते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। अब इसमें वर्ब क्या है हमारा? ये हमारा वर्ब है स्लीपिंग। ओके, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं करते, हम अपने मेन वर्ब की बात करते हैं, दैट इज स्लीपिंग। लेकिन क्या स्लीपिंग के बाद हमें कुछ और यूज, कोई नाउन या प्रोनाउन यूज करने की जरूरत पड़ी जिसे हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें? नहीं। लेकिन फिर भी ये सेंटेंस क्या है? ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो जब किसी वर्ब के बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की या फिर नाउन, जिसे हम नाउन या प्रोनाउन कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती तो वो वर्ब हमारा ऑटोमेटिकली इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। द ओल्ड मैन फेल्ट वीक, यानी कि बूढ़ा आदमी कमजोर महसूस कर रहा है। ओके, अब इसमें हमारा वर्ब क्या है? फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट। ओके, तो ये ओल्ड मैन फेल्ट वीक, तो ये हमारा वर्ब हो गया। लेकिन क्या ये वीक हमारा ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि ये वीक कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अब बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये हमारा क्या हो गया? फेल्ट। ये ऑटोमेटिकली हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, जिसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस है। तो ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हम इसी तरीके से पहचानते हैं। जब वर्ब के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो या एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जब वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट यूज करके भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो वर्ब हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। You can take the screenshot of it. अब हम वर्ब के लास्ट पार्ट को समझते हैं, दैट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि वर्ब्स तो वही हैं, बस हम उन्हें कहीं उसका हम कैटेगरी बता रहे हैं, कहीं उसका हम रोल प्ले बता रहे हैं कि वो क्या रोल प्ले करता है। अब इसमें हम समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते किसे हैं, और ये समझने में आपको थोड़ी इजी होगा। इसलिए इजी होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वर्बल समझा चुकी हूँ। तो एक्चुअली इसमें जो हमारे वर्ब्स है ना, वो वर्बल्स का भी बहुत काम है। Finite verbs are those verbs that shows past or present time. सिंपल सा बात है, जो वर्ब हमें हमारा पास्ट या प्रेजेंट टाइम बताते हैं उन वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको फॉर्म बताया था,
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो हम थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। जब हम किसी वर्ब के फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो हमारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब वो हमें एक्चुअल बता रहे। जब हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो हमें प्रेजेंट टाइम बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो हमें पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताते हैं। लाइक फॉर she loves to cook, she loves to cook। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये बहुत इजी एग्जाम्पल है और समझने में भी बहुत इजी है अगर आपने मेरे वर्बल्स को भी समझा है अच्छे से। तो अब यहाँ पे जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब जिसे हमने यूज किया है, वो है लव्स। अब लव्स एक्चुअली क्या है, वो बेस फॉर्म तो उसका लव है, एस लगा दिया क्योंकि शी हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, बट फिर भी ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और ये हमें कौन सा टाइम बता रहा है? ये हमारा प्रेजेंट टाइम, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये हमें हमारा प्रेजेंट टाइम बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। और इसकी जगह अगर मैं लिख दूं शी लव्ड टू कुक, तो ये लव्ड हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? सेकेंड फॉर्म हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वो सेकेंड फॉर्म हमारा हमें क्या बता रहा है? पास्ट के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अब क्योंकि ये जो वर्ब है ये हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट, तो ये दोनों वर्ब हमारे फाइनाइट वर्ब हो गए। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के वर्ब्स हैं तो वर्बल्स आर नोन एज नॉन फाइनाइट। सिंपल वर्बल्स जो मैंने अभी आपको बताया, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड्स। तो जब हम इन सब की बात करते हैं, इन सारे वर्ब्स की बात करते हैं, तो वो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो जाते हैं। जैसे इन्हीं दो सेंटेंस में आप देखा जाए तो आपका फाइनाइट वर्ब भी आ जाता है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी। टू कुक, टू कुक हमारा क्या हो गया? टू इन्फिनेटिव हो गया। अब क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव है तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ओके, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वर्बल्स हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। तो इसे समझना और आसान है कि जो टाइम के साथ वर्ब चेंज नहीं होता, यानी कि जो हमारा टाइम शो नहीं करता, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, और जो वर्ब हमें हमारा टाइम शो करता है उसे हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो देयर इज नॉट मच मोर टू एक्सप्लेन। तो ये एक्चुअल में ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया, मैंने पहले भी कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि प्लीज आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि लेंथी टॉपिक है और इसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट जब आप वीडियो देखेंगे अच्छे से तो आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आई होप इट वाज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना था। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, और जैसा मैंने फिर भी पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ कि इन सब चीजों का यूज बहुत ज्यादा तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होता है, और ये एक एक चीजें हैं जो दिखती तो बहुत माइनर है लेकिन होती बहुत मेजर है। ओके, तो इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्लीज जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं या फिर मेरे और लेसन्स को, कंटेंट्स को समझना चाहते हैं, तो मैंने प्रीवियस में भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी दे दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो भी आगे बने रहिए, ताकि आगे भी मैं बहुत सारे कंटेंट्स आप लोग को देने वाली हूँ। सो इफ यू लाइक इट वेरी यूजफुल and it was very helpful for you, then please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.